जहांगीर का मेन जो होता है पेंटिंग होता है, और पेंटिंग में हमने जहांगीर के पेंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, अभी भी पढ़ेंगे पेंटिंग में खास विशेषताएं क्या है। लेकिन जहांगीर ने कुछ वो भी बनाया था, है ना, स्ट्रक्चर भी बनाया है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, जहांगीर ने स्ट्रक्चर भी बनाया है। लेकिन आप ये कह सकते हो अकबर के समय काल में, ठीक है, जो मतलब आपका स्ट्रक्चर या वास्तुकला एकदम मतलब क्या कहेंगे प्रगति पे था, वो बैक सीट में आ गया। एक होता है ना ड्राइविंग सीट और एक होता है कार की बैक सीट। अब जहांगीर के टाइम पे तो बैक सीट में आ गया, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट किस पे था, उसको ज्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग बनाने पे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं है नहीं बनाया है, जैसे खास तौर पे सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ है, सिकंदरा कहाँ है, सिकंदरा कहाँ है, मैं पिटाई कर दूंगी, सिकंदरा बताओ फटाफट। आगरा में, ठीक है, आगरा में, आगरा के सिकंदरा में किसका टॉम्ब है, किसका मकबरा है, आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है, अकबर का मकबरा है। किसने बनवाया, जहांगीर ने। उसके अलावा अगर बोलोगे जहांगीर क्योंकि एकदम पेंटर टाइप का इंसान था, ठीक है, तो फिर उसको मजा क्या आता था, उसको मजा आता था मतलब आप ये लगा लो कि क्या करने में, वादियों में घूमने में, जैसे होता है ना जरा मतलब साहित्यिक टाइप का इंसान है तो उसको थोड़ी ना मॉल वगैरह में मजा आएगा, है ना। तो उसको मॉल वगैरह में मजा नहीं आ रहा था, उसको मजा आ रहा था मतलब वादियों में। तो फिर उसने कश्मीर में शालीमार गार्डन बनाया था, है ना, क्योंकि वो कश्मीर में बहुत रहता था, तो कश्मीर में शालीमार गार्डन बनाता था, ठीक है। उसके अलावा लाहौर में एक मोती मस्जिद बनवाई थी। उसके अलावा लास्ट जब नूरजहां, बुरे दिन शुरू हुआ जहांगीर का, कब शुरू हुआ, देख देख, एक औरत अच्छे दिन ला सकता है, बुरे दिन ला सकता है, उसका बुरा दिन कब शुरू हुआ, जब नूरजहां मतलब जो आपके नाम क्या था उसका रियल नाम, नूरजहां का, नूरजहां का रियल नाम क्या था, अरे नूरजहां का रियल नाम क्या था, मेहरुनिशा, मैं निशा क्या होता है, ठीक है, मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा को देखा और जहांगीर के बुरे दिन शुरू हो गया। अच्छा खासा प्रतापी, अच्छा खासा अपना काम कर रहे थे। अब ऐसा होता है ना, देख क्या कहते हैं, इस दिल ने किया निकम्मा, निकम्मा ही बन गया बेचारा, ठीक है। तो नूरजहां से शादी कर ली, नूरजहां ने सत्ता उसके हाथ से ले लिया, अफीम की मात्रा बढ़ा दी, उसको मजा आ रहे थे नशे में रहने के लिए, इधर नूरजहां ने पूरा क्या किया, कब्जा कर लिया। अब नूरजहां के मरने के बाद, क्योंकि जहांगीर राजा का बेटा है, उसके नाम पे ही शासन कर रही थी, लेकिन पूरा शासन अपने हाथ में थे, जैसे मनमोहन सिंह जी के नाम पे, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं है, देखो मतलब ऐसा कहा जाता है, हम नहीं कह रहे, कंट्रोवर्सी में नहीं फंस रहे, बट तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो मैंने रियल एग्जांपल ऐसे देखने की, मतलब रियल हो आर्टिफिशियल हो फेक हो हमें नहीं पता, ऐसा मीडिया कहती है, हम तो नहीं कहते, मीडिया कहती है ना। तो मीडिया की बातों को ही रेफरेंस दिया गया है आपको कि आप समझ जाओ, ठीक है, ऐसा ही कंडीशन हो गया। तो लेकिन एक होता है ना, फिर भी देखो मनमोहन सिंह के फर्स्ट टर्म को देखो क्या बेहतरीन काम किया। अब देखो ये अलग बात है कि मीडिया वो बात नहीं बताती है, अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील, यार सबके खिलाफ चला गया बंदा, बेहतरीन न्यूक्लियर डील किया, जो मतलब हम सभी प्रोजेक्ट के वाहवाही दे देते हैं मतलब आपको नरेंद्र मोदी को, लेकिन जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वेस्टेज से एनर्जी प्रोडक्शन की परमिशन नहीं थी, तब तब नरेंद्र मोदी चाह के भी क्या नहीं कर सकते थे, इतना डेवलपमेंट या इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं कर सकते थे। तो इसका पीछे का श्रेय तो हमें मनमोहन सिंह को देना पड़ेगा, जबकि एकदम एक तरफा सब विपक्ष में चले गए थे उनके, है ना। तो आप जहांगीर भी तो उसी टाइप के पढ़े लिखा बढ़िया सुलझा हुआ इंसान है, एक ही तो गलती हुई, ठीक है, चलो थोड़ा जानलेवा हो गया गलती, कोई नहीं, तो उनको बिजी रखना पड़ेगा, बिजी भी तो रखना पड़ेगा उनको, नहीं तो उनका दिमाग चलेगा। तो उन्होंने बिजी रखने के लिए क्या किया, आगरा में अपने जब फादर मर गए थे ना, इतिमाद उद्दौला, बहुत बेहतरीन, उन्होंने बोला आपके हवाले छोड़ रही हूं मैं उनका मकबरा, ऐसा मकबरा बनाओ कि दुनिया देखती रह जाए। जहांगीर पूरा पूरा बिजी हो गया 7-8 साल, हर पत्थर को अपने आंखों के सामने लगाया। और कई बार ऐसा होता है ना, देखो मुझे अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं ना, तो मुझे आगरा के ताजमहल से ज्यादा सुंदर लगता है इतिमाद उद्दौला का मकबरा, वो ज्यादा सुंदर है।
और उसमें अगर अंदर जाओगे तो इतिमाद उद्दौला के पूरी जीवन कहानी पेंटिंग के रूप में आपको मिल जाती है। उसमें एक म्यूजियम भी है और वो सारी पेंटिंग जहांगीर ने की है। ऊपर जो कार्विंग लिया गया है ना, हर कार्विंग उसने अपने हाथ से किया है। तो कितने एक बढ़िया लेवल का वो आर्टिस्ट बंदा था, आप सोचो। ठीक है, तो एक और मतलब आपको देखने को मिल जाता है उनके फाइन, उसमें क्या, इतिमाद उद्दौला का मकबरा। इसमें ना उनकी पूरी जीवन कहानी ऐसे, जैसे इसका टॉम्ब है, टॉम्ब के ऊपर पूरा बनाया गया है मुराल से, तो उसमें पित्रादुआरा का बहुत प्रयोग किया गया है। बहुत भयंकर तरीके से उन्होंने पित्रादुआरा का प्रयोग किया है। उसके अलावा अगर बात करते हो और बढ़िया काम, तो नूरजहां ने, देखो जहांगीर के मरने के बाद शायद नूरजहां को एहसास हुआ मेरे यार मेरा सत्ता चला गया, ये बंदा जिंदा होता तो मजा आता, तो ऐसा हुआ ना। तो फिर उन्होंने भी जहांगीर का मकबरा बनाया। कहां पर? लाहौर में। क्योंकि कैद कहां थी वो? लाहौर में। शाहजहां ने उसको कैद कर लिया था। शाहजहां और नूरजहां के जो भाई था वो अपना एक गुट बना लिया। शाहजहां ने नूरजहां का भाई जो था आसफ बेग, उसको वो दिया, लालच दिया, पूरी जिंदगी अपनी बहन के गुलामी करनी है कि अपनी बेटी को पटरानी बना दूंगा तेरी बेटी को, और तुझे मैं मतलब वो वजीर बना दूंगा, बता क्या चाहिए। तो उसने बोला वजीर बनना है मुझको। तो फिर क्या हुआ, शाहजहां ने मुमताज महल से शादी की थी और ये वजीर बन गया था। ये दोनों मिले और नूरजहां को नजरबंद कर दिया लाहौर में। तो नूरजहां को भी एहसास हुआ जब तक जहांगीर जिंदा था तब तक किसी का हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। अब देखो मेरे को नजरबंद कर दिया। अब नजरबंद में भी देखो ना क्या लेविश नजरबंद। मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसा नजरबंद कर दो यार, मुझे नहीं बाहर निकलना है। ठीक है, महीने के उस समय पे 5,000 रुपए दिए जा रहे थे। ऐसी ही नजरबंद होनी चाहिए इंसान। महीने के उस समय का 5,000 रुपए का वैल्यू आप सोच सकते हो। मैं जब बच्ची थी ना तब जो वो संतरे वाली एक टॉफी आती है जिसमें संतरे का स्ट्रक्चर बना होता है, 1 रुपए में 10 मिलता था। ठीक है, अब सोचो मैंने खुद खरीदा है। हाँ, तो मैं जब बच्ची थी 10 मिलता था 1 रुपए में, 10 पैसे का एक होता था। ठीक है, अब तुम सोचो ये कितने साल होंगे, मतलब हार्डली 35-36 ईयर्स पहले की बात है। तो आप ये सोचो ना नूरजहां के समय काल में 5,000 का क्या कीमत होगी। अरे मैं नूरजहां से कम हूं क्या? मेरे को 5,000 रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, मैं नजरबंद रहूंगी। यहाँ पर तो आधी जनता मान जाएगी कि 5 लाख रुपए महीने का दे दो यार, नजरबंद में क्या दिक्कत है भाई। खाने को, पहनने को, सोने को और कोई किचकिचबाजी नहीं चाहिए जीवन में। नूरजहां को वही तो मिल रहा था। तो नूरजहां ने क्या करना था, है ना? हाँ, पीस ऑफ माइंड, कोई किसी के लिए काम नहीं करना था, नजरबंद हूं मैं भाई। ठीक है, अब नूरजहां को करना क्या था? नूरजहां ने शाहजहां का वो जहांगीर का मकबरा बनाया, बेहतरीन मकबरा। ठीक है, लाहौर में है जहां पर वो नजरबंद थी, उसी कंपाउंड की एरिया में बनाया। ठीक है, अपने सामने बनाए। अब नजरबंद का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो किसी के नजरों में ही नहीं आएगी, वो कहीं पे भी आ जा सकती है, लेकिन उसके साथ हमेशा सिक्योरिटी जाएंगे। मेरे को तो मजा आएगा, मैं कहूंगी जेटफुल सिक्योरिटी फॉलो मी। ठीक है, और क्या, चल आज तुम भी खाओ सेंट्रियो में, हम भी खाएंगे सेंट्रियो में, मजा आएगा, जिंदगी के मजे ही आ जाएंगे, नजरबंद करो तो सही। ठीक है, तो आपके ये जहांगीर के मेन जो है मतलब बनाया गया है। ठीक है, आप जहांगीर में लिखेंगे जहांगीर में लिखो, सबसे पहले जहांगीर की वास्तुकला में लिखो, जहांगीर के वास्तुकला में सर्वप्रथम बार मार्बल, सफेद मार्बल का प्रयोग देखने को मिला। जहांगीर के वास्तुकला में मतलब भारत के इतिहास में सर्वप्रथम बार सफेद मार्बल का प्रयोग देखने को मिला। मतलब जो हम ताजमहल वाला स्ट्रक्चर देखते हैं सफेद मार्बल का, या हम घर में अपने सफेद मार्बल लगाते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक या क्या कहते हैं अपसादी रॉक होता है, अपसादी पत्थर होता है। वो सर्वप्रथम बार रूपांतरित पत्थर होता है, सॉरी। तो वो सर्वप्रथम बार जहांगीर ने प्रयोग करके दिखाया कि ये बेहतरीन पत्थर है, इसको पॉलिश वॉलिश कर दो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, दूसरा लिखोगे दीवारों की नक्काशियों में, दीवारों की नक्काशियों में
हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही वास्तुकला का मिश्रित रूप देखने को मिला। दीवारों की नक्काशियों में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही वास्तुकला का मिश्रित रूप देखने को मिला। जैसे जैसे में लिखोगे आप, पहला जैसे क्या लिखोगे, जैसे मानव आकृति और जानवरों का प्रयोग। हमने पढ़ा था ना मुस्लिम वास्तुकला में, इस्लाम में इससे पहले मानव आकृति या मतलब जानवरों का प्रयोग नहीं किया गया है नक्काशियों में। ठीक है, अब देखो हिरन महल बनाया गया है अकबर द्वारा, लेकिन हिरन महल एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस कैसा होता है, ऐसा बड़ा सा खंबा होगा, है ना, और उसके ऊपर एक ऐसा एरिया होगा जहां लोग रह सकते हो, इसके ऐसा छत सा होगा, यहाँ पर लोग रहेंगे और मशाल जला देंगे कुछ, जिससे दूर के मुसाफिर को देखने को मिलेगा कि यहाँ से ना एक रास्ता है। तो वो जो मशाल की आग होती है उसको फॉलो करते हैं रात को मुसाफिर, वो लाइट हाउस होता है। आजकल तो ऐसा लाइट मारते हैं, टॉर्च से, बड़ा वाला टॉर्च होता है जो सोलर में चलता है, वो ऐसे घुमाते रहते हैं कि आपको दिख जाए। देखो नॉर्थ इंडिया में लाइट हाउस नहीं दिखाई देता है, तुम आप सोचोगे लाइट हाउस कहाँ देखा था। आप लाइट हाउस देखना है आज भी आपको जाना पड़ेगा राजस्थान के जैसलमेर से आगे, ठीक है, या फिर आपको जाना पड़ेगा लाइट हाउस में ऊपर अपना महान हिमालय में, ठीक है, या फिर आपको जाना महान हिमालय का रेंज कहीं पे भी आपको लाइट हाउस दिख जाएगा, या फिर आपको जाना पड़ेगा साउथ इंडिया। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं है, मतलब देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, हम है तो उत्तराखंड के ही हिस्से, बट अब देहरादून उत्तराखंड का हिस्सा कहने में भी बुरा लगता है। देहरादून, हरिद्वार, ये तो नॉर्थ इंडिया का हो गया, मतलब थोड़े दिनों में तो दिल्ली ही बन जाएगी ये, क्योंकि दिल्ली खिसकते खिसकते मुजफ्फरनगर तक आ चुकी है, ठीक है, और दिल्ली से फिर यहाँ वाला वो भी एनसीआर में लेने की पूरी प्लानिंग चल रही है, तो मतलब दिल्ली से सहारनपुर जोड़ते हुए पूरा एनसीआर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब एक बात बताओ, सहारनपुर तक एनसीआर आ जाएगा तो देहरादून है ही कितनी दूर, तो इसका तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। और एक और नई प्रोजेक्ट बताती हूँ मैं आप लोगों को, वैसे तो ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा नहीं है, नितिन गडकरी हवा में चलने वाली बस लॉन्च कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पहली बस चलाई जा रही है, मतलब ये ना रोप बस होगा, ठीक है, जो सोलर एनर्जी से चल रहा है, दिल्ली से जयपुर, और किराया भी कम, किराया, हाँ दिल्ली से जयपुर पहले चलाया जा रहा है जो 2 घंटे में पहुंचाए जाएंगे, और दिल्ली से आगरा दूसरा रूट लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में मतलब हवा में लटकी हुई बसें दिखने को मिलेगी, और वो कह रहे 2025 के लास्ट तक पूरा रोडवेज वो सोलर पे कर देंगे। कह रहा पेट्रोल खत्म कर दिया जाएगा रोडवेज के, अभी तो सारे बहुत सारे बसेस हमें देखने को मिल रहा है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चल रहा है, वो सब सोलर पैनल से चल रहा है। मतलब ये भी एक वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मतलब उन्होंने दिया है कि ये भी लोगों की गलत फहमी है कि ये जो बसेस है इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का ओवर कंजम्पशन किया जा रहा है जो पानी से बनते हैं, इन सभी में सोलर पैनल लगा दिया गया है, चार्ज भी सोलर, और सभी आईएसबीटीज में सोलर पैनल लगाए गए इनको चार्ज करने के लिए, तो 100% सोलर व्हीकल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि पेट्रोल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि भाई इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती, और ये जितने भी आप हवा में उड़ने वाली बसेस है, मतलब इसका मतलब है थोड़े टाइम में जो हम लोग बचपन में कार्टून वार्टून देखते थे कि हाँ गाड़ियां ऊपर हवा में उड़ रही है, बाइकें भी उड़ रही है ना, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी देश में नहीं है ये टेक्नोलॉजी, वो लेके आ रहे हैं यूरोप के ऊपर वाली उससे, क्योंकि वहां पर जैसे आप स्कैंडिनेवियन वो देखोगे ना कंट्रीज जो है, नॉर्वे, स्वीडन, वहां पर रोडों में ज्यादा काम नहीं किया जाता, वहां पर सीधा सीधा रोपवे में काम करते हैं वो। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो देश इसीलिए काफी ज्यादा खुश देशों में भी मानते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो कहते हैं रोड काटेंगे बनाएंगे तो नेचर या जो एनवायरमेंट है उसको हार्म होता है, तो बेहतर है हम ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी करें जिसमें मतलब हमें रोडों पे है, रोड ऐसा नहीं है एकदम रोड है ही नहीं, रोड होता है लेकिन उस पर इतनी फोकस ना करते हुए वहां पर लोगों के पास अपनी व्हीकल रखने की परमिशन नहीं होती है। नॉर्वे में अगर नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को भी देखोगे तो वो भी साइकिल से ही घूमता है, वहां पर परमिशन ही नहीं है, तो एटलीस्ट उत्तराखंड में भी कर देना चाहिए।
ऊपर पहाड़ों में कि आप साइकिल से घूमो, क्योंकि सेम कंडीशन है ना। स्कैंडिनेवियन भी चूना पत्थर के ऊपर बना हुआ पहाड़ है और अपना हिमालय भी चूना पत्थर के ऊपर बना हुआ पहाड़ है, लेकिन हम इतना लाउड उसको यूज कर रहे हैं कि भाई उस पहाड़ के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा कि उसकी कितनी रेजिस्टिविटी है, कितना झेल पाएगा वो। और इसीलिए इतनी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यही चीज है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कहा, नॉर्वे में कितना होना चाहिए तरीके के हिसाब से इतना ऊपर है, और आपके मतलब सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, फिर भी वहां प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। उसके पीछे लोगों की विकसित माइंड है ना, तो वही चीज है। तो सरकार के सर हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए। आगे लिखेंगे, मानव आकृति का प्रयोग हो गया। जहांगीर ने इतिमाद उद्दौला के मकबरा में मुगल समय काल के सबसे अधिक इतिमाद उद्दौला के मकबरे में मुगल समय काल के सबसे अधिक पिट्रा द्वेरा की, ये कलर बदलते ही रह जाता है लड़का, रंग बदलते ही रह जाते हो तुम तो। समय काल के सबसे अधिक पिएट्रा द्यूरा का प्रयोग किया, सबसे अधिक पिएट्रा द्यूरा का प्रयोग किया। तथा सभी ढांचों के साथ विकसित 4 बाग फूल बागान, फूल बागान नहीं कहते, क्या कहते हैं फ्लावर गार्डन को, ढांचों के साथ विकसित, तथा सभी ढांचों के साथ विकसित 4 बाग फूल बागान इस समय काल के वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस बागान इस समय काल के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला का नमूना है। अब देखो शालीमार गार्डन, आज भी कितने लाखों लोग जाते हैं शालीमार गार्डन में, क्या देखने के लिए? ट्यूलिप के पौधे। अब ट्यूलिप के पौधे कहां से लेके आए थे? यूरोप से, ठीक है। और सभी अगर इन गार्डनों को देखोगे एक कॉमन है, वो है 4 बाग। सभी में जाओगे ना, अब देखो ट्यूलिप गार्डन तो तुम लोगों ने देखा नहीं, ये वाला गाना देखा है? कश्मीर में है। मैं गाना बताती हूँ, गाना तो देखा ही होगा। देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, देखा है गाना? नहीं देखा? बस हाँ, यही गाना, ठीक है। अब कितने प्यारा गार्डन है, उस मूवी में ही देखने को मिल जाती है। और आप ना अक्टूबर से मार्च के बीच में जाओ, मतलब जो इंसान जाता है ना, वो सुबह 10 बजे जाके ना शाम के 5 बजे भी धक्के मार के उसको निकालना पड़ता है, मतलब लिटरली ना। अरे हाँ, मतलब मैं खुद इसका एविडेंस हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे धक्के नहीं मारा, मतलब मैं देख रही थी कि मैं, क्योंकि उस जगह पे बैठी हुई थी गेट के बगल में, ठीक है। मैं आई आके, क्योंकि मुझे दूर से देखने में बहुत मजा आता है। हाँ ठीक है, तो फिर वो साइड में मैं बैठी हुई थी जहां पर सिक्योरिटी वाले की ऑफिस है, क्योंकि दूर से देखने में मुझे ज्यादा चीजें अच्छी लगती है। तो मैंने देखा ना, जैसे मतलब मेनली वहां पर जब मैं गई थी 2019 में, तो वहां पर ये शादीशुदा जो हनीमून कपल है वो है, उनको वहां से बुला के लेके आ रहे हैं सिक्योरिटी वाले, आ जाओ अब बंद करेंगे। उधर से ऐसे बुला के ला रहे हैं, वो उधर चले जा रहे हैं कि और एक वो फोटो खिंचवा ले, उधर से बुला के लेके जाना है, इधर वाले उधर चले गए। मतलब उनको ना इतना ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी गार्डन को खाली करने के लिए कि भाई 5 बजे के बाद गार्डन बंद हो जाता है, क्योंकि ट्यूलिप जो है जहरीला गैस छोड़ता है, ठीक है। तो इसको खतरा है आप लोग।
तो मैं वही बैठी हुई थी, तो मैंने एक सिक्योरिटी वाले से बात की, मैंने कहा ये कैसे लोग हैं? तो कह रहे हैं मैम रोज हमें करना पड़ता है, इसीलिए हम एग्जैक्ट 4:45 पे शुरू कर देते हैं कि 5:30 तक हम बंद कर पाए। 4:45 से सबको खदेड़ते हैं, खदेड़ते खदेड़ते कह रहे 4:40, कह रहे क्योंकि यहाँ पर जो भी रहता है उसका अलग ही मतलब स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, छोड़ने का मन नहीं करता, उनको ये नहीं समझ में आती ट्यूलिप गार्डन आपके लिए खतरा हो सकता है। मैंने कहा सही बात है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था लोगों को देख के, बुढ़े बुढ़े लोग, आपको उधर से इधर से चलो 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 उधर चले गए, मतलब बुढ़े बुढ़े लोग, क्योंकि इतना बेहतरीन है और हर चीज इतनी स्ट्रक्चर्ड है, इतना बढ़िया तरीके से उसको, और उस समय से लेके अब तक इस गार्डन की स्ट्रक्चर को बदला नहीं गया, जैसा जहांगीर ने बनवाया था वैसा ही है। तो आप खुद सोचो, हाँ ट्यूलिप गार्डन देख लो पहले, ठीक है? तो आपका हाँ घास, अच्छा गाना सुन रहे थे, ढक के खाना। अब तो कश्मीर बहुत आसान है, आदि शंकराचार्य का मंदिर, वहां से बैठो सामने डल लेक दिखता है, पूरा दिन बैठ सकते हैं उस ढाल में। हाँ मैं वही ढाल पे शंकराचार्य मंदिर, मैं मैक्सिमम टाइम, मैं 18-20 दिन रही थी, मैं सुबह ही चली जाती थी खुद से। मैं भी 2019 में, तुम कब से कब तक थे? मैं मेरा दिवाली वही मना है, हाँ, मतलब बर्फ पड़ना शुरू हो गया था तब वापस आई थी मैं। तो मैं सुबह ही अपना, जिसको जहां जाना है जाओ, मैंने अपना बैग पैक किया, शंकराचार्य मंदिर के ढाल में जाके मैं बैठ जाती थी कि अभी मैं देखूंगी बस। तो मतलब एक टाइम पे तो मेरे जो फ्रेंड्स भी गए थे वो भी इरिटेट हो गए, कह रहे रोज शंकराचार्य के मंदिर जा रहे, बट कश्मीर कश्मीर है, अलग ही खुशबू है कश्मीर का। आज तो डेवलप कश्मीर है, उस समय पे डेवलपमेंट हो रही थी, आज डेवलप कश्मीर, तो आज तो और अच्छा लगेगा। ये है बहुत आराम से, अभी लाल चौक बहुत वो हो गया है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल भी खुल गया वहां, तो वही चीजें, आप तो बहुत डेवलप है कश्मीर। हाँ आप तुम लोग जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद लिखो जहांगीर द्वारा बनाए गए, जहांगीर द्वारा बनाए गए, जहांगीर द्वारा बनाए गए ढांचे। पहले में सबसे पहले लिखोगे अकबर का मकबरा सिकंदरा, ढांचा द्वारा बनाए गए ढांचे। पहला लिखोगे अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा। अंशु, अंशु, यस मैम। अंशु सिकंदरा कहाँ है जानते हो? आगरा। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा हो गया। उसके बाद आएगा शालीमार बाग, शालीमार बाग कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पे बनाया था उसने मोती महल लाहौर, मोती महल के अंदर मोती मस्जिद बनाया गया था, है ना? मोती महल लाहौर, अगर आपसे मोती मस्जिद भी पूछे वही है, उसी महल के अंदर है, और उसी में फिर बाद में नूरजहां को कैद किया गया था, यही वो जगह है जहां, और इसी के आंगन में नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनाया था, ठीक है? मोती महल जो है ना, मोती महल लाहौर में बनवाया था उन्होंने, लाहौर वगैरह के एरिया में जाते थे तो फिर वहां रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए मोती महल बनाया था। बाद में इसी जगह पे नूरजहां को क्या किया गया, कैद किया गया, और फिर बाद में नूरजहां ने इसी के प्रांगण में जहांगीर का मकबरा बनवाया है, ठीक है? उसके बाद लिखोगे इतिमाद उद्दौला का मकबरा, लिख लिया? इतिमाद उद्दौला का मकबरा, इतिमाद उद्दौला का मकबरा। अब आते हैं शाहजहां पे। शाहजहां ने बहुत काम किया। अब शाहजहां आया, देखो एक अमीर बाप का अमीर बेटा, कौन सा? इतिमाद उद्दौला का मकबरा, हाँ आगरा। आप देखो एक अमीर दादा का अमीर पोत
पोता या फिर कह लो अमीर बाप का अमीर बेटा, बिगड़ा तो छोड़ दो, पता नहीं, ठीक है। तो उसकी माँ से पूछो, वो सबसे सुधरा हुआ होगा, ठीक है। तो लेकिन ये वह समयकाल था जब मुगल वास्तुकला शीर्ष में पहुंचा, ठीक है। उसने देखा अकबर ने इतना कमाया, जहांगीर ने इतना कमाया, लेकिन वो स्टेटस नहीं आ रही, ठीक है। तो स्टेटस पे काम करेंगे। उसने आगरा के किला के अंदर का पूरा जो, मतलब आगरा किला एक शहर हुआ करता था, उसमें रहने वाले हर इंसान का घर अपनी चॉइस से बनाया कि मेरे एरिया में रहने वाले इंसान, आगरा में शाहजहां को आज भी कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि बुरा कह ही नहीं सकता। वहां पर लोगों को हर त्योहार में शाहजहां कहते थे यार बाहर से लोग आएंगे, लोग क्या कहेंगे कि मेरे प्रजा इतने फटीचर कपड़े पहनते, नहीं, नहीं चलेगा। हर त्योहार पे एक घर में जितने लोग होते थे, ये मैंने किताबों में पढ़ा है। और आगरा के लोग भी, अगर आप पार्टिकुलरली वहां पर पुराने लोगों से पूछोगे तो वो भी कहते हैं हमने ऐसा सुना है कि जो हमारे कपड़े लगते, ज्वेलरी से लेके घर के सभी इंटीरियर का सामान, घर कैसे बनेगा, क्या होगा, सब शाहजहां खुद देखते थे। कि मतलब मुगल कितने बड़े साम्राज्य है, भारत कितना विकसित देश है, वो दिखाने में कोई कमी ना। और उसके लिए उन्होंने फुल मकसद से मतलब आगरा को विकसित किया था, ठीक है। आगरा के शहरों में, शहर के अंदर बरसात में, कहते हैं ना आगरा में बहुत बारिश होती है, कभी भी पानी सड़क के ऊपर से बहते हुए किसी ने नहीं देखा था। तो तुम सोचो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम तक कितना डेवलप किया था कि आप जितने भी, और कहते थे घरों के बाहर ऐसा कॉरिडोर बनाया जाता था जिसमें अगर बरसात हो या धूप हो तो वहां से 3 शेड कॉरिडोर बनाते थे, जिससे सड़क में चलने वाले लोगों को हमेशा छांव का जुगाड़ हो। तो आगरा में किसी को धूप में नहीं चलना पड़ता था। इवन ये बात तो आपको कई तुलसीदास के कई किताबों में भी मिलता है, ठीक है। कि तुलसीदास के बाद की जो किताबें हैं, मतलब तुलसीदास तो अशोक के समय का, सॉरी अकबर के समय काल में थे, बट कहते हैं ना तुलसीदास के बाद की जो किताबें हैं, उस समय के जिन राइटर्स ने लिखा है, उसमें भी ये बात कही गई है कि आगरा को तो डेवलप शाहजहां ने किया। तो हम शाहजहां के इन डेवलपमेंट कामों को, और जहां जहां शाहजहां गए वहां वहां पूरी एरिया का, जैसे नितिन गडकरी, मतलब एकदम नक्शा पलट कर दिया ना, इंडिया के हाईवे सिस्टम का हो, या फिर मैं, अगर आप पर्टिकुलरली मुझे कहो ना कि आप अपना पर्सनल राइड हो, आपको कौन सा मंत्री सबसे अच्छा लगता है, मुझे मोदी भी अच्छे नहीं लगते इतना, जितना मुझे नहीं लगते, जितना मुझे नितिन गडकरी के काम देखने को, अरे भाई आंखों से दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है हमें उसकी सुविधा मिल गई। दूसरा जयशंकर है ना, लगता है मतलब उनके काम ना दिखते हैं, बाकी पता नहीं कौन क्या कर रहा है दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वही चीज है, उनके समय काल में जो डेवलपमेंट है आंखों से दिखाई देने लग गया, नक्शा पलट कर देते थे जिस एरिया में जाते थे, ठीक है। कि एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन मतलब जब आपका वो समयकाल होता है त्योहार, हर त्योहारों में आगरा के लोगों को कपड़े तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि राजघराने से सभी अच्छे क्वालिटी के कपड़े घर घर पहुंचाए जाते थे, ये कहा जाता है, ठीक है। तो शाहजहां के समयकाल में कई सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कहते हैं बहुत कट्टर थे, बट राजा अपने धर्म के लिए कट्टर हो, हमें क्या लेना देना उससे। योगी कट्टर है, लेकिन क्या उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज का मतलब जो फायदा है मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो वो अपने पर्सनल सोच से कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, प्रजा के लिए काम कर रहा है ना, तो हमें तो उसी हिसाब से देखना है, उसकी पर्सनल लाइफ को हम घुसेंगे नहीं। रंगीन मिजाज का तो क्या हो गया, बाप दादा ने इतना पैसे कमाए, रंगीन मिजाज तो होंगे, है कि नहीं। एक बात बताओ, मतलब शाहरुख खान ने क्या ही कमाया होगा, शाहरुख खान का बेटा अभी रंगीन मिजाज का है, तो यार अकबर का पोता है, जहांगीर का पोता है, हा? तो खर्च कर दिया उसने अपने महलों को ऐसे किया उन्होंने। पहले तो बाहर पूरा आगरा फोर्ट के अंदर जितने भी एरिया थे उसको डेवलप किया इनिशियल स्टेज में,
सभी के घर बनवाए उन्होंने, सभी प्रॉपर मतलब रोड का प्रॉपर, जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा मोटर का प्रयोग रोड बनाने में शाहजहां ने किया है। मोटर मतलब सीमेंट टाइप होता है, तो क्योंकि लोधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, सिकंदर लोधी ने, कहा ग्रैंड ट्रंक रोड में। उससे पहले कच्चे रास्ते होते थे, मतलब एकदम राजा को खांसी आ जाती थी रास्ते से निकलते हुए। अब इसने पूरी पूरी जहां जहां एरिया पड़ता था उसमें मोटर से सड़कें बनाई, जो हमें आज डेवलप सड़कें दिखाई देती है। अब तो प्लास्टिक से बनती है सड़कें, कोयला से भी कहाँ बनती है, ठीक है, लेकिन आपके वो जो स्ट्रक्चर है वो लेके आए। उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, कि पानी भाई सड़क के ऊपर नहीं बहना चाहिए आगरा के अंदर, कचर कचर होता है, मेरे को चीख आती है भाई, घिन आती है, उफ क्या डिस्गस्टिंग है। तो कह रहे सबको ढंग से बनाओ, ढंग से बना दिया। उसके बाद आए महल की बारी। महल में उन्होंने महल को पूरा रिनोवेट करवाया, जो आगरा ने मतलब अकबर ने बनाया था उसको पूरा रिनोवेट करवाया। उसमें अपनी बीबियों के लिए अकबर अपनी बीबियां और पसंदीदा औरतों को किसमें रखते थे, हरम में। अब इसमें क्या क्या अलग महल बनवा दिया, ठीक है, उसने पूरी अलग महल बनवा दी। अपने बीवियों की लग्जरीनेस खत्म ना हो उसके लिए उसने देखो शीश महल तक बनवाया, कि भाई मेरी बीवी है ना, मैंने पसंद किया है ना, तो मेरी पसंदीदा चीज भी एकदम अय्याशी करना चाहिए, उनको भी मजा आना चाहिए उनकी जिंदगी का, लो शीश महल ले लो, ठीक है, मजे में रखा। देखो अकबर ने अपनी बीवियों पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हैशटैग करीना कपूर है, ड्रीम हस्बैंड, अच्छा ठीक है। तो अकबर ने अपनी बीवियों को ध्यान नहीं दिया था, उसके हरम में लगभग 5,000 औरतें रहती थी, और मैंने बताया था 10 टाइप का होता था, हिजरों से सिक्योरिटी करवाई जाती थी। अब यहाँ पर बीवियों का थाट बात देखो, मेरी बीवियां है ना, मेरी पसंदीदा है ना, तो इनके मतलब सेवा पानी में कोई कम नहीं होना चाहिए, उनको जेट प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, जहां जाना है कोई रोक टोक नहीं है मेरी बीवियों को, जहां घूमना है वहां घूमो, जेट प्लस सिक्योरिटी। उनकी जो रथें होती थी, जहां पर मतलब उनको ना डोली में लेके जाते थे, तो और बाकी जो होते थे उसके आगे पीछे मतलब कॉन्वॉय चलता था। मुमताज के कॉन्वॉय में आगे 101 पहले घोड़ा, पीछे 101 घोड़ा, उसके बीच में 100 पालकियां चलती थी, और उसके किसी एक पालकी में सब पालकियां एक जैसी होती थी, और उनमें से और सभी पालकियों में जो है सोने का काम करवाया गया था, और उसमें किसी एक पालकी में मुमताज होगी, जिससे यह भी पता ना चले कि मुमताज किस में है, और उसके आगे हाथियों का काफिला चलता था, ठीक है। बीवी हो तो ऐसी यार, है ना, क्या बात क्या बात। 10-15 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की तो उनका कॉन्वॉय चलता था, हाँ, तो कॉन्वॉय इतना चलता था, देखो, ठीक है। आज हम कहते हैं अबे मुख्यमंत्री 5 गाड़ियां निकाल के लेके जाए, हम कहते हैं साले हमारे पैसों में पेट्रोल तो हमारे पैसों का आ रहा है, तमाशा दिखा रहा है ना, होता ही है, मन में आता ही है। कोई सरकारी ऑफिसर के आगे पीछे 2-3 गाड़ियां आ जाए ना, हमारा ऐसा, मेरा तो ऐसा खून खौलता है ना, मतलब मैंने कहा मैंने तो नहीं निकाला, ये साले अपने जनता के पैसे खा रहे, एक भी गाड़ी में जा सकते थे, खंडूरी तो एक ही गाड़ी में जाते थे, मतलब होता है ना, खुंदक होता है। मैं तो नहीं निकाल पाई थी ना, अगर मैं निकालती तो शायद मुझे अच्छा लगता, ये अरे और ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो वही चीज है, अब तुम सोचो हम इतने में करते थे, तो शाहजहां ने अपनी बीवियों को क्या बेहतरीन किया, ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने अर्जामान बानो बेगम मतलब मुमताज महल के लिए उनके उसमें मकबरा बना दिया, ताजमहल जिसको सब जानते हैं। दिल्ली को भी सुंदर बनाया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन आते थे। तो मैं आगरा में रहता हूं तो क्या हुआ, दिल्ली में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, भाई दिल्ली भी तो बिजनेस पॉइंट है, तो वहां पर रेड फोर्ट के अंदर बेहतरीन मतलब रिनोवेशन करवा दिया, ठीक है। और क्योंकि मेनली मर्चेंट जो हैं अरब ऑटोमन डायनेस्टी के होते थे, तो उनके लिए शाही मस्जिद बनाई गई, जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है। आज भी दिल्ली का जामा मस्जिद बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है ना, तो जामा मस्जिद कहते हैं। उसके बाद लाहौर में भी काफी बड़ा बिजनेस पॉइंट था, तो वहां पर भी बोला यार ये शालीमार गार्डन जो कश्मीर में है ना, ऐसा एक गार्डन हम लाहौर में भी बना दें, तो लाहौर में भी बनाया, ठीक है। और एक बनाया आपका सिटी ऑफ शाहजहांबाद, ठीक है। सिटी ऑफ शाहजहांबाद कहाँ है, यही पूछने वाली थी मैं,
बताओ, सिटी ऑफ शाहजहांबाद। शाहजहांबाद कहाँ है? अभी रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है, रेड फोर्ट के अंदर का वो एरिया है। ठीक है, ये हो गया आपका शाहजहां। तो शाहजहां लिखना शुरू कर सकते हैं क्या? लिखेंगे। शाहजहां के समय काल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर था। क्या हुआ? बोलो श्रुति। श्रीनगर जाना है, आप अपने वतन वापस लौटना है उसको। अब तो वो पीओके वाला भी खिसक खिसक के इंडिया ही आएंगे ना, वतन वापसी होगी उनकी। शाहजहां के मुगल काल में, अरे शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला, शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर था। उन्होंने, इंटीरियर को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे इंटीरियर डिजाइन लिख लो भाई। आंतरिक सजावट नहीं कहते, चल इंटीरियर डिजाइन लिख लो, इंटीरियर डिजाइन से भी समझ जाओगे। उन्होंने भवनों के इंटीरियर डिजाइन में, नहीं ये देखो, जब ये वर्ड आपका न्यूज़पेपर में यूज हो जाता है, ये वर्ड आपका बुक्स में यूज हो जाता है ना, उसके बाद एग्जामिनर नहीं काटते उस वर्ड को, यू कैन यूज। उन्होंने भवनों के, नहीं यार उसको अलग बोलते हैं, तो गूगल कुछ भी बोले, तुम इंटीरियर डिजाइन लिख लो, मैं कल बता दूंगी, लेकिन तुम आंसर में इंटीरियर डिजाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने भवनों के इंटीरियर डिजाइन में बहुत नए तरीकों का प्रयोग किया, जैसे जैसे सिल्क के कारपेट, नए प्रयोग किए, जैसे सिल्क के कारपेट, सिल्क के कारपेट, कॉमा लकड़ी से बने हुए फूलदानी तथा कृत्रिम फूल, लकड़ी से बने हुए फूलदानी तथा कृत्रिम फूल। तुम लोग भी अपने घर में सजाते हो, जब भी आप वो कृत्रिम फूल दिखाई देगा तुम्हें शाहजहां की याद आएगी। तुम तो नहीं करते हो, तुम किसी मेले में जाओगे, लड़के तो सबसे पहले वहां देखने को मिलता है जहां पर फूड की स्टॉल लगी हुई है, चल ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। लड़कियां फूलों की दुकान या साज सजावट की दुकानों के सामने देखने को मिलता है। ये बेसिक है, क्योंकि इनको 500 रुपए दे दो और लड़कियों को 500 रुपए दे दो, डिफरेंस इतना ही है। लड़कियां घर के लिए लेके आएंगे, श्रुति के बारे में बात नहीं हो रही है, बाकियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लड़कियां तो ऐसी चीज लेके आएंगे जो घर के, मतलब घर के लिए हो, और लड़के जो होंगे ऐसी चीज करेंगे जो अपने पेट के लिए है कि नहीं है भाई, बता। ओ है कि नहीं है, सच्चाई है ना? ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्शन हमेशा होता है, उसमें एक्सेप्शन में श्रुति है जो ठूस के आ जाती है, बाकियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये खाते हुए कि भाई कल लेंगे, भैया कल आऊंगी ना, कल भी देंगे। ठीक है, तो फूलदानी हो गया, उसके बाद लिखोगे झूमर। झूमर मतलब वही, आज हम लोग इसको सैंडिलियर कहते हैं। अरे झूमर, झूमर, झूमर मतलब ऊपर फॉर सीलिंग में जो सुंदर सुंदर लाइटें लगाई जाती है, घूमर होता है वो। देखो, दो फोक डांस है, घूमर राजस्थान का फोक डांस है और झूमुर आसाम का फोक डांस है, दोनों में से एक भी नहीं है, इसको कहते हैं झूमर। अरे इसको साई मंदिर ले जाना यार, बहुत बड़ा सैंडिलियर लगा हुआ है, दिखा के ले आना। हाँ हाँ, हवेलियों में, आजकल तो घरों में भी लगा देते हैं लोग, जैसे मतलब मॉडर्न पैसे वाले लोग हैं, वो इतना बड़ा झूमर ना लगा के सैंडिलियर छोटा वाला फॉर्म हो गया, 4-5 है, देख देखा, म्यूजिक सिस्टम वाला झूमर लगा रखा है घर में। ठीक है, झूमर हो गया, और उसके बाद लिखो पैसे वाले लोग।
हम तो वार्म लाइट भी नहीं जलाते कि बिल ज्यादा आएगा। मेरे शाम को बच्चे वार्म लाइट जलाते ना, मैं कहती हूँ, मैंने कहा तेरे बाप ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके कभी देखा है? मैंने कहा किस बात की वजह से ये लगाया जा रहा है? मैंने कहा घर में दिवाली मन रही? मैंने कहा ट्यूबलाइट लगा। तो बच्चे कहते भी है कि मम्मा कैसे हो आप, ना कह रहे ये लगा क्यों रखा है? मैंने कहा लगा रखा है लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे घर में है। मेरे घर में कभी भी वार्म लाइट तक का यूज नहीं हुआ है। मैंने कहा लगा वो ट्यूबलाइट लगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बार मतलब बर्थडे था, तो आप लिखोगे क्या? झूमर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिखो आगे, एग्जाम्पल में लिखो ताजमहल। अब ताजमहल कैसा है सबको पता है, चारबाग स्टाइल से बना हुआ है ना? और ताजमहल व्हाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लिखाने की जरूरत नहीं है। जाली वर्क सबसे ज्यादा, अगर मुगलों के समय काल की जाली वर्क कहाँ फाइन जाली वर्क किया गया है, बेहतरीन जाली वर्क, तो ताजमहल। ठीक है, ध्यान रखोगे इसकी जाली वर्क याद रखना। बाकी तुम कुछ याद रखो नहीं रखो, हाँ जाली वर्क और मार्बल में जो कार्विंग हुआ है, मतलब मार्बल की नकाशी और जाली वर्क याद रख लो इसका। मार्बल पे नकाशी और जाली वर्क। उसके अलावा लिखो इसके बनाए हुए चीजें लिखो। नेक्स्ट लिखोगे मयूर सिंहासन, उसको कैसे भूल सकते हैं? मयूर सिंहासन। उसके बाद लिखोगे दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास। फिर लिखोगे शीश महल, दीवाने आम दीवाने खास, शीश महल। कौन सा शीश महल? अबे जकूजी वाला, हाँ ठीक है, शीश महल हो गया। उसके बाद और क्या लिखोगे तुम लोग? मोती मस्जिद, नहीं जामा मस्जिद, जामा मस्जिद उसकी और फिर दिल्ली का और क्या था वो, रेड फोर्ट। देखो रेड फोर्ट को लेके ना अब रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट आया है और एएसआई उस कॉन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर रही कि रेड फोर्ट जो है शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ठीक है, चंदेल राजगंज घराने के राजा ने बनाया है, जिसका एविडेंस मिला है। ठीक है, अब दोनों ही चीजें दिमाग के दोनों कोने में रख लो। अब प्रश्न जो आएगा उसके हिसाब से, अगर प्रश्न आते हैं तो प्रश्न की हिसाब से आपको आंसर्स देखना क्या होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं, सच्चाई तो यही है देखो कि हमने इनिशियली पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ही सल्तनत वास्तुकला जो है वो हिंदू वास्तुकला के ऊपर ही बना है। तो एक दिन ऐसा आएगा का मतलब, देखो सभी सल्तनत, मुगल वास्तुकला में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मुगलों ने खुद से बनवाया है, बट सल्तनत वास्तुकला तो पूरा हिंदू स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां मंदिर मिलना, वहां चीजें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मुगलों में कुछ चीजें मुगलों ने बनाई हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं। कुछ चीजों में नामकरण भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको किसी को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं सभी संप्रदायों को, भारत के हर इंसान को सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली जो है वो मतलब कोर्ट का ही डिसीजन होता है, कोर्ट भी हर चीज को देख के ही करती है, ऐसा नहीं है कोर्ट भी अंधा होके एक ही साइड में कर देंगे फैसला, तो हमें उसमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय काल में क्या लिखेंगे? वास्तुकला का पतन युग। औरंगजेब ने बोला ये शाहजहां पागल था मेरा बाप, ये पैसे नुकसान कर दिया, बताओ, ठीक है, इतना पैसा, एक बात बताओ, दूसरों के घर बनाने में तुम पैसा लगा रहे हो, अपने घर की इंटीरियर में लगा रहे हो, महलों को ऐसा बना रहे हो, खुद सिल्क के कपड़े पहनते हो हर समय। अब सिल्क का एक खासियत है, गर्मी में पहनोगे तो वो ठंडा फील करवाती है, और ठंड में पहनते हैं तो गर्म, जैसे कॉटन। कह रहे तुम खुद सिल्क पहन रहे हो, पूरी जनता को कॉटन के कपड़े बांट रहे हो, ठीक है, और मतलब हर चीज ऐसे क्यों खर्चा कर रहे हो? दिस इज नॉट गुड। जनता में भी हमें देखना है ना कि मुस्लिम है कि नहीं है। हिंदुओं को देने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा?
और ऐसा, ये सब फालतू चीजें हैं कि तुमने क्या बनाया, ये क्या क्या कारपेट से क्या होगा, कारपेट से क्या होगा, गंदगी होगी, फिर उसको धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, है ना, बेकार है। जैसे अमेरिका और इंडिया के घर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है पता है, दो बेसिक डिफरेंस बता रहे हो। अमेरिका के घरों में छतों में टाइल का प्रयोग नहीं होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइल आपको देखने को मिलेगा बाथरूम में और किचन में, बाकी सीमेंट लगाया ना, सीमेंट लगाने के बाद सीमेंट कर दिया, उसके ऊपर ना कारपेट ही डाला जाता है, ठीक है। अब कारपेट डालने का दो तीन कारण है, एक तो वहां की सड़कों में धूल नहीं है, ठीक है, सड़कों में बहुत कम धूल है, क्योंकि वहां पर वैक्यूम से बड़ी बड़ी वैक्यूम मशीनें आती है सड़कों की धूल को खींचने के लिए, ठीक है। वहां का मौसम ऐसा नहीं है जो बहुत शुष्क हो, दोनों साइड से क्योंकि समुद्र है तो बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमिड एरिया पे धूल कम उड़ता है, दोनों साइड से समुद्र है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, तो ऐसे में क्या है कारपेट उनके लिए, और खर्चा बहुत कम है कारपेट का। दूसरा जो मुझे डिफरेंस देखने को मिला, वो ना अपने घरों की खिड़कियों में पर्दे नहीं लगाते, पर्दे रईस लोग ही लगाते, उसके पीछे भी उनका खुल्लम खुल्ला दिमाग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो थोड़ा हमें फर्क पड़ता है हमारे घर की ऐसे। एक तो इंडियन लोग झांकते भी बहुत ज्यादा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो लोग झांकते भी नहीं होंगे। हाँ, मैं तो दिन में भी शेयर कर्टेन लगा के रखती हूँ, कोई झांके ना, मैं कितना मार रही हूँ अपने बच्चों को। मेरा मेरा तो फ्लैट में देख आर पार वाला है, तो और ग्राउंड फ्लोर का है तो कोई भी झांक सकता है, तो हम वहां पर खूब रईस लोग पर्दे लगाते हैं, और जो आम जनता होते हैं वो पर्दे पर्दे नहीं लगाते, उनके पास ना वो नहीं है, मतलब उनको इतना प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो लोग शायद नहीं झांकते होंगे। इंडिया के दो चार घर बसा दो तो पता चलेगा तुम्हें, है ना, उन्हीं की कॉलोनी में बसा दो ले जाके। आपको पर्दे का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, वहां पर इंडियन कॉलोनीज में, वहां इंडियन कॉलोनीज में भी पर्दे, चाहे वो रईस ना हो बट पर्दे होते। तीसरा मैंने क्या मेजर वो डिफरेंस देखा था, हाँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, वो है सेंट्रलाइज एसी सिस्टम। उनके घरों में ना सेंट्रलाइज होती है एसी सिस्टम, बिल तो बहुत ज्यादा आता होगा। गीजर तो म्यूनिसिपैलिटी के से आता है, दो पानी की कनेक्शन होता है, एक गर्म पानी का एक ठंडे पानी का, उसमें तो मीटर लगा हुआ है, चलो वो तो आजकल बेंगलोर वगैरह में भी है, लेकिन यार सेंट्रलाइज एसी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं ना, मैं तो एसी की हवा भी नहीं खा सकती है, मतलब गर्मियों में भी हमारा बॉडी जो है ना एसी वाली नहीं है, हम मुझे हाँ, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ऐसे ही उसने भी बोला, औरंगजेब ने भी बोला, मतलब उस समय पे ऐसा था कि उनकी जो शाहजहां ने बनाया वो अमेरिका का घर था, ऐसा समझ लो। अब औरंगजेब ने बोला धूल जम रही है इसमें, निकालो इनको बाहर फेंको, और क्या है ये लाखों लाखों रुपए की फूल लगा दिए, इसका काम क्या है, पैसा देगी क्या ये फूल। एक बात तो सही है, कहाँ है, डेकोरेशन भी एक चीज होती है, घर में आप जैसे माहौल में रहते हो उसका फर्क पड़ता है। एक बात बताओ, किसी के कमरे में देखो फर्क तो पड़ता है, मेरे को लगता है मुझ जैसे इंसान पे पड़ता है। किसी के घर में जा रहे हैं, एकदम घर बिखरा पड़ा है, कपड़े टंगे पड़े, ये पड़ा वो पड़ा, घर गंदा है, मैं तो किसी के भी घर में जाती हूँ सबसे पहले मेरा नजर पड़ता है स्विच बोर्ड में, ठीक है, मतलब आई डोंट नो क्यों मेरी नजर उसी जगह पे जाती है जहां धूल जमा होता है। तो माहौल का फर्क पड़ता है ना, किसी के हम रूम में गए बिखरे रूम, दारू की बोतलें पड़ी, जाने का मन करेगा, और किसी के यहाँ गए, किताबें भी बिखरे अच्छे नहीं लगते, किताबें भी पर्टिकुलरली आपको जो पढ़ना है वो निकालो, आप अगर ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ये इसका बहुत फर्क पड़ता है यार, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप साफ सुथरे हो नहीं हो, आपका आप क्या यूज कर रहे हो वो, मैं एक बार को कहती हूँ ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे महात्मा गांधी का कुटिया इतना साफ सुथरा रहता था कि वहां पर वो खुद अपनी सुबह उठ के खुद गोबर से अपनी कुटिया को लेपते थे, ठीक है, क्योंकि क्यों, गोबर साइंटिफिकली बहुत वो है ना, ठीक है। इसका फर्क क्या है, उनकी हेल्थ में भी पड़ता था, उनकी सोच में भी पड़ता था। ऐसे ही थोड़ी ना हिंदू धर्म में कहते हैं सफाई में ही भगवान आते हैं, ठीक है। तो अब इसने सब कुछ निकलवा के बाहर फेंक दिया, ठीक है, एकदम फेनेटिक मुसलमान।
अपने उन्होंने मतलब शाम के समय पे जो रानियों का महलें बनवाई थी, वहां पर पर्टिकुलरली जो मतलब कथक से रिलेटेड गाने होते थे और नाचने वाले आते थे और नाचते गाते थे कि रानियों का भी मन बहले, ठीक है। और उस तरीके से संगीत की चर्चाएं, नाचने वालों की चर्चाएं मतलब मर्दों के महल में नहीं हुआ है शाहजहां के, लेकिन संगीत की चर्चाएं हुए। ऊंचे ऊंचे घराने जो हम आज सुनने को मिलता है, वो घराने उस समय पे एस्टेब्लिश किया गया। उनको बोला हम पैसा देंगे, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इसके इंसान की मतलब स्ट्रेस रिलीफ होता है, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। तो वो सब बंद करवा दिया औरंगजेब ने, कहे हैं इनको पैसा देके कौन बर्बाद करेगा, सब बंद, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, वास्तुकला हो, पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर एकदम डिक्लाइन हो गया, पतन के उसमें ही पहुंच गए। उन्होंने देखो अपने पैसों से तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया, उनके बेटे ने, उसकी जो बीबी है रबिया उद दुरानी, तो औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था उसने उनके नाम पे बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी मतलब यहां पर बीवी नहीं, एक वर्ड होता है बीवी, इसका मतलब होता है वाइफ, ठीक है। एक मतलब होता है बीबी, बीबी मतलब होता है मदर, हबीबी है, हबीबी वो तो अरब का वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो बीबी का मकबरा है, BIBI वाला बीबी, उसने अपनी मां के लिए बनाया था, लेकिन बात यह है कि उस समय पे राजा औरंगजेब ही था, ठीक है। तो लिखेंगे औरंगजेब के समयकाल को क्या बोलेंगे, मुगल वास्तुकला के पतन का युग। उसने यानी उसके समयकाल में रबिया उद दौरानी के वास्तुकला पतन युग में पहुंचा। उसके बाद लिखोगे उसके समयकाल में, ठीक है, उनकी बेगम, उसकी बेगम, उसके समयकाल में उसकी बेगम रबिया उद दुरानी, रबिया उद दुरानी, दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में बनवाया गया। दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया तथा औरंगाबाद में बनाया गया तथा इसे छोटा ताजमहल भी कहा जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ताजमहल जैसा ही है, बट ताजमहल के नाम पे क्या हो गया, खिलवाड़ हो गया। हाँ, ठीक है। देखने में दूर से ये मतलब साउथ इंडिया का ताजमहल कह दो, लेकिन जो फाइननेस था उसके नाम पे मजाक हो गया, वो उसके नाम पे मजाक हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे मुगल समय काल के कुछ दूसरे वास्तुकला। उसमें हम सिख और राजपूत और कश्मीर लिख लेंगे। अन्य वास्तुकला, सबसे पहले राजपूत वास्तुकला। पता है राजपूत वास्तुकला का विशेषता में सबसे पहला है झरोखा। झरोखा मतलब होता है हैंगिंग बेल्कनी। हैंगिंग बेल्कनी मतलब क्या है, देखिए आजकल भी हमें झरोखा मिलता है। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से इतना सा बाहर निकाल देते हैं और निकालने के बाद यहाँ बेल्कनी बनाया। ये बिल्डिंग है, यहां से इतना बाहर निकाल दिया, मेन ढांचा ये है, यहां से इतना बाहर निकाल दिया और ये बनाया। एक तो तरीका कैसा है, देखो ये आपका बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक कमरे को ऐसे खाली किया और बेल्कनी बनाया। एक तो बेल्कनी ऐसे बन सकती है, ये झरोखा नहीं है। ठीक है, ये झरोखा नहीं है। आपका बिल्डिंग का मेन ढांचा ये है, इसमें एक रूम की जगह बीच में से खाली करके अगर आप इसमें ग्रिल लगा के बना रहे हो तो दिस इज नॉट झरोखा, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग है, यहां से मतलब देखो, एक तो देहरादून में जितनी भी आपको फ्लैटें दिखेगी वो झरोखा नहीं है, फ्लैट वाला झरोखा नहीं है।
क्योंकि उन्होंने ना बिल्डिंग के मेन ढांचे के अंदर ही जगह छोड़ते हैं, वहीं पर बैल्कनी बनाते हैं। एक होता है ना बैल्कनी जो बिल्डिंग का मेन जो दीवार है ऐसा है और बाहर से निकली हुई है, तो लटकी हुई जो बैल्कनी है उसको झरोखा कहते हैं। और झरोखा का कॉन्सेप्ट आप मतलब बहुत पॉपुलर हुआ उससे, राजपूत स्टाइल से, ठीक है। अब झरोखा में क्या लिखोगे? झरोखा छोटे साइज की किसी भी आकार के, झरोखा छोटे साइज की किसी भी आकार के लटकी हुई बालकोनियां होती थी, लटकी हुई बालकोनियां होती थी जिसको जालियों से सजाया जाता था। और वहां पर फिर, अरे जोधा अकबर में ऐसे जोधा देखती नहीं है अकबर को बाहर अंदर जाली से, वही है बस। मतलब रानियां आपने राजाओं को देखने के लिए, या फिर ये कह लो, ए श्रुति बता क्या बता रही थी मैं? जोधा अकबर नहीं, सेंटेंस बता। नहीं, ठीक है। अब यहां पर काम क्या होता था देखो, उस समय पे राजपूत राजाए, देखो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा उनके पास खेती नहीं होता है, तो उनका भी, राजपूतों का भी बहुत ज्यादा पैसा जो आता था दूसरे रियासतों के तिजोरियों के लूटने से आता था, तो कॉन्वॉय में वो तिजोरियां लूटने चले जाते थे। तो जो ये आपका राजपूत का मतलब एरिया होता था, वहां पर महिलाएं ही महिलाएं दिखाई देती थी, और जब महिलाओं को अपने बच्चों की खुद सिक्योरिटी करनी पड़ती थी, वो वीरांगनाएं भी होती थी। राजपूत औरतें बहुत तेज होती है ऐसा कहा जाता है ना। उसके पीछे का कारण क्या है? पति वगैरह तो चले गए अरब के साइड, और वो भी लूटेंगे क्योंकि रेगिस्तान है, इतना ज्यादा पानी नहीं है, तो मतलब उनके मेन जो मेजर इनकम होता था वो लूट से होता था राजपूतों का, ठीक है, कि जो मतलब दूसरों का खजाना लूटने से होता था। तो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, रियासत खाली हो गया, मेन जो आर्मी वाले होते थे वो चले गए लूटने के लिए। तो ऐसे में क्या होता था, औरतें भी तो अपने बच्चों की सिक्योरिटी करेंगे ना किसी को लूट के, तो ये औरतों को बच्चों से ही शस्त्र विद्या वगैरह दिया जाता था। और फिर इन बालकनियों का फायदा क्या था, इसमें जाली वर्क कर देते थे, और यहाँ से उनके गांव का लोकेशन ऐसा होता था, यहाँ से दूर दूर से दिखाई दे जाता है कोई बंदा आ रहा है, ठीक है। तो इन द मीन टाइम वो क्या कर पाते थे, तैयारियां कर पाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने पतियों को मेरा पिया गए रंगून वहां से करे, ऐसे याद करने के लिए बालकनियों में नहीं खड़े होते थे, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, कि वो दूर से ही दिखाई दे जाएगा उनको। हाँ, लटकी हुई लड़की नहीं, लटकी हुई बालकनी। बता, ये तो लड़कियों को लटका देंगे वहां। देखो अब सिक्स स्टाइल, जैसे एग्जांपल लिखो हवा महल, एग्जांपल लिखो हवा महल। हवा महल में बहुत बालकनियां हैं, जहां खड़े हो जाओ तो बड़ा हवा लगता है। उसके बाद लिखो सिख स्टाइल, सिख वास्तुकला। इट्स ये मिक्सचर है, मिश्रित वास्तुकला है मुगल और राजपूत वास्तुकला का। लेकिन इसकी खासियत है छत, लिखोगे शिखरों पे छतरियों का प्रयोग, मुगल और राजपूतों का। उसके बाद देखो छत पे, एकदम शिखर के छत पे छतरी टाइप के बनाते थे, जिसके नीचे सिपाही खड़े हो जाते थे, जैसे अकबर ने शुरू किया था। ये बेसिकली कहाँ शुरू हुआ था, आपका ग्वालियर वाले पार्ट में, है ना। तो छतरियों का प्रयोग, और छतरी एक नहीं होता था, जैसे अकबर ने बनाया तो 2-3 छतरियां बनाई, इन्होंने क्या बनाया, बहुत सारी छतरियां, एक महल में जगह जगह छतरियों का प्रयोग किया गया। जैसे अगर आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा, गोल्डन टेम्पल के ऊपर कई सारी छतरियों का प्रयोग किया गया। उसके अलावा प्याज आकृति का गुंबद, हाँ, ओनियन डोम, प्याज आकृति का गुंबद। जैसे प्याज देखने को, प्याज जो होता है देखने में जैसा होता है, उसका गुंबद भी ऐसा ही होता है।
प्याज आकृति का गुंबद, वही फिर से गोल्डन टेम्पल याद कर लो, ठीक है। और लिखोगे दीवारों को सजाने के लिए, ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज को ब्रास, हाँ ब्रॉन्ज, हाँ कांसा, कांसा। और दीवारों को सजाने के लिए कांसा एवं तांबे का प्रयोग। पूरा गोल्डन टेम्पल का ऊपर का जो गोल्डन दिखाई देता है कांसे की वजह से ही तो दिखाई देता है, कांसा और तांबा मिक्स करके ही तो बनाया उसकी दीवारें। तांबे का प्रयोग, जैसे एग्जाम्पल में लिखोगे हरमंदिर साहिब, श्री हरमंदिर साहिब। अब गोल्डन टेम्पल लिखेंगे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, नाम लिखो उनका, श्री हरमंदिर साहिब। उसके बाद लिखो अवध वास्तुकला। हर मंदिर हिंदी में लिखोगे साहिब। ऐसा पूरा नाम लिखो ना, अच्छा लग रहा है। हरमंदिर साहिब लिखोगे तो, अरे गोल्डन टेम्पल हम कहते हैं क्योंकि हमको गोल गोल सा दिखाई देता है। अच्छा, तो इसका नाम हरमंदिर साहिब है। आप लिखो अवध वास्तुकला। फ्यूजन लिखो, ये मिश्रित किस किस का है? मुगल प्लस यूरोपियन। अब सीमेंट कैसे बनाया गया था लिखो। सीमेंट में मोटर का प्रयोग किया गया था, जो सीमेंट में मोटर का प्रयोग किया गया था। हम बहुत मोटर मोटर सुन रहे हैं ना, क्या होता है ये मोटर? ये एक ना मिश्रण होता है। मोटर किस किस से बनता है लिख लो। मोटर का प्रयोग किया गया था, और इसमें मोटर किस किस से बनता है, ठीक है। सबसे पहले ईंटों को टुकड़ा करके जो उसका फाइन पाउडर लेते हैं, क्या बोलेंगे उसको? ईंटों का चूड़ा। दूसरा लिखोगे उड़द दाल। हाँ, उड़द दाल। अरे उड़द दाल चिपचिपा नहीं होता क्या? ग्लू का एजेंट का काम करेगा। उड़द दाल हो गया। उसके बाद लिखोगे चावल का दंथल। चावल का दंथल। उसके बाद लिखोगे दंथल। अरे दंथल यार। हाँ, दंथल के बाद लिखोगे पेड़ों से निकला हुआ रबड़। प्राकृतिक रबड़ या पेड़ों से निकला हुआ रबड़। ग्लू, ग्लू जो व्हाइट व्हाइट कलर का, हाँ व्हाइट व्हाइट कलर का। कैक्टस को काटो, व्हाइट कलर का लेटेक्स नहीं निकलता, उस टाइप का। और फिर लिखोगे, और लिखोगे लाची मछली। लाची, लाची। अरे सिंगल कांटा वाला, उसका नाम लाची होता है। लाची मछलियां, इसको सबको मिला दो तो उसकी ग्लू। आज भी देखो वो जो बनाया गया है, सीमेंट खराब हो जाता है, सीमेंट से निकल जाती है चीजें, लेकिन वो जो इन्होंने मिक्सचर बनाया आज निकला नहीं निकला। ये इंजीनियर पुराने जितने भी आपको ये मिला है ना, मोटर जहां जहां यूज किया गया इन्हीं चीजों से तो बनाया हुआ है मोटर। हाँ ठीक है, हाँ तुम्हारे खाने के लिए कम नहीं है, अभी भी बहुत है। तो ऐसा ही तो होता है। ऐसा तुम जो क्रीम लगाते हो, तुम्हें क्या लगता है? देखो केमिकल चीजें खराब होती है, आप घरेलू, अब हल्दी के साबुन लगाते हो, उसमें क्या मतलब हल्दी तो होता है। हल्दी के साबुन आते हैं भाई। अब ये तू अगर वो भी खाने की सोचे तो मैं क्या बोलूं, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इसमें लाल बलुआ पत्थर या किसी भी पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया। अवध स्टाइल में लाल बलुआ या कोई भी पत्थर का प्रयोग ही नहीं हुआ है। उसके बदले ईंटों का प्रयोग किया गया है, या कोई भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, उसके बदले ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब लखनऊ कौन कौन गया है? कोई नहीं गया। अब चेक कर लेना। एग्जाम्पल में लिखो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, आगे ब्रैकेट में लिख लो बड़ा इमामबाड़ा 1784 में बनाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा
लखनऊ 1784 में बनाया गया था। इसको, इसकी सबसे खासियत मैं बताती हूँ, सुनो, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ा इमामबाड़ा के आगे ना, सामने, जैसे ये बड़ा इमामबाड़ा है। ओ बिहारी भाई, तूने बड़ा इमामबाड़ा देखा है? नहीं मैम। देख, ये बड़ा इमामबाड़ा है। जैसे मान लो ये बड़ा इमामबाड़ा का मंदिर है, मतलब ढांचा है। यहाँ पर इस पोर्शन में एक, पता है क्या है, तालाब है, मतलब स्विमिंग पूल टाइप का है। उस समय पे पहले यहाँ पर पानी भरा रहता था, और इसके इस पोर्शन में अंडरग्राउंड एक महल। जब सिपाही विद्रोह हुआ था, जो हमने सुना होगा ना, लखनऊ के लीडर का नाम क्या था? हजरत महल। इस बाहर से जाते हुए सिपाहियों को, यहां रास्ता है, बाहर से जाते हुए सिपाहियों को यह महल नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस महल के ऊपर के स्टेप में खड़े हो जाओ, सब दिखाई देते हैं। तो यहां से वो फील्डिंग बिठाती थी मारने के लिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज लगी। पूरा ढांचा वो पानी के अंदर है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो ये बड़ा इमामबाड़ा के अंदर है। एक बेहतरीन, मतलब आपको वास्तुकला का बहुत बेहतरीन चीज दिखाई देता है। ये लखनऊ में, ठीक है, 1784 में बनाया गया था। और बड़ा इमामबाड़ा लिखोगे, अस्फी मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा के अंदर अस्फी मस्जिद, अस्फी 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 मस्जिद, भूल भुलैया और छुपा हुआ महल है। भूल भुलैया और छुपा हुआ महल है। अब भूल भुलैया क्या है? इस बड़ा इमामबाड़ा के अंदर जाओगे ना, रास्तों को एक, आप जब लेफ्ट ले लेते हो, रास्तों को मतलब जिगजैग जिगजैग करके, जहां से कई अंग्रेज मरे। ठीक है, 1784 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया था। इसका मतलब है कि उन लोगों के दिमाग में था कि हमें आगे आने वाले समय में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तब उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया था उस हिसाब से। इस नीचे छुपा हुआ महल का होना, तुम्हारा अंदर भूल भुलैया होना, अंग्रेज ढूंढने जाते थे तो इंडियन सिपाही जो है इसके अंदर घुस जाते थे, भूल भुलैया के अंदर। उसके बाद अंग्रेज ढूंढ नहीं सकते। तो इसी भूल भुलैया से, ये भूल भुलैया कनेक्ट होता है गोमती नदी में जाके। हाँ, ये भूल भुलैया से घुस जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओगे, एकदम सीधा गोमती में निकलती है। आज एएसआई ने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, इवन जब हम लोग गए थे तो मतलब भूल भुलैया को देखने के लिए आपको गाइड करना पड़ता है। गाइड छोड़ देते हैं, पता है, थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ देते हैं। कहते हैं जब फाइनली थक हार जाओगे तो दीवार पे मुंह लगा के आवाज दे देना, मेरा नाम लेके, कह रहे मैं आ जाऊंगा। हम ढूंढ ढूंढ के, मैं परेशान हो गई, फिर मतलब घुस ही गए ना। फिर फाइनली 5-7 मिनट में मैंने उसके नाम लेके आवाज दिया तो वो आ गया, क्योंकि 5-7 मिनट में बहुत आगे निकल जाता है यार इंसान। तो मैंने कहा, कह रहे इसकी दीवारें खोखली है, आवाज सुनाई देता है दीवार से। कह रहे आपको ये आवाजें सुनाई दे रही है सबकी, एकदम क्लियर वॉइस आती है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ये किसी न किसी को आवाज ही दे रहे हैं, सबके नाम ले लेके। कह रहे ये सब हम गाइड, जिनका नाम लेके दिया जा रहा है। कह रहे बस ये आवाज इको तब होगी जब आप दीवार पे मुंह रख के बोलोगे, नहीं तो हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारी आवाज नहीं जाएगी। कह रहे दीवार पे मुंह रख के आप बोल दो तो वो इको होता है आवाज। कह रहे हम लोग वो करते हैं। किधर टेक्नोलॉजी देखो। हाँ हाँ, तो उस समय पे देखो कितनी दिमाग लगा के बनाया गया कि हमें बहुत बड़ा एक विद्रोह करना होगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर सही है। इसी वजह से तो रानी हजरत महल जिंदा निकल गई। जिसने बिना सोचे समझे, बिना प्रिपरेशन के किया, वो जिंदा नहीं बचा। और जिसने प्रिपरेशन के साथ किया, कई टाइम से प्रिपरेशन किया, उसके बाद पूरी स्ट्रक्चर तैयार की, वो हाथ कहाँ लगी? रानी हजरत महल किसी के हाथ नहीं लगी। और सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों को वही करके गई है। आज देखो, हम कहते हैं कि देखो, नो डाउट जिसने जान दिया वो बहुत बड़ा वीर, लेकिन मैं कहती हूं फिर भी मेरे मन में ऐसा लगता है कि रानी झांसी से ज्यादा वीरंगना तो हजरत महल थी। क्योंकि लखनऊ में जितना खून खराबा उसने बहाया है ना, उतना तो पूरे सिपाही विद्रोह में नहीं है। लेकिन बात यह होती है कि अंग्रेज ऐसे वीरों को
सामने नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि वो पकड़े नहीं गए ना, क्योंकि इससे अंग्रेजों की नाकामियां भी दिखती है ना, तो उन्होंने उनको हाईलाइट किया जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, जिनको फांसी दे दी गई है। मंगल पांडे, उनको फेमस कर दिया, ठीक है। रानी झांसी फेमस कर दिया, ठीक है। तांत्या टोपे का नाम बहुत बाद में आया, ठीक है। ये तो आजादी के बाद लोगों को पता चला कि तांत्या टोपे भी, ठीक है। कुंवर सिंह, ठीक है। इनका नाम जो फेमस करने के पीछे मकसद ये था कि अंग्रेज अपराजय है, ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बैठा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा, छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ। और उसके बाद लिखोगे रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा जिसको कहते हैं तर्किश गेट, ये सब उसी समय पे बनाया गया है। रूमी इमामबाड़ा जो है ना, उसको बनाया गया था, सूफी म्यूजिक की वहां पर साधना होती थी जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के याद में। जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के याद में रूमी वो बनाया गया था। टर्किश गेट कहा जाता है। आज अगर आप कहोगे ना रूमी दरवाजा, कोई नहीं जानता रूमी दरवाजा कौन है। आज अगर आपको देखना है रूमी दरवाजा तो आपको क्या कहना पड़ेगा, टर्किश गेट कहा, ठीक है। पुराने लखनऊ में है ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। रूमी वो एक सूफी संगीतज्ञ थे, और कहा जाता था कि इंडियन सोल्जर किसी को भी पकड़ने आए तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते थे उस एरिया में कि मतलब दूर दूर तक रूमी की आवाजें गूंजे। और देखो इंडियन जो सिपाही थे वो हिंदू या मुस्लिम थे, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, और जब एक सूफी संत कुछ गाएगा तो वो हथियार नहीं उठाएंगे। तो मतलब क्या सेटिंग फील्डिंग की गई थी कि उस समय तक उस क्रांतिकारी को पूरा टाइम मिल जाएगा कि वो निकल जाए वहां से, ठीक है। चलो आज के लिए काफी है।